Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज है डेट 6 जून 2020। तो आज हम डिस्कशन करेंगे दैनिक जागरण। तो आज के दिन कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना के केसेज कितने हो गए माय डियर फ्रेंड्स। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 67,000 केसेज 67 लाख केसेज हो गए हैं। अमेरिका में 19 लाख केसेज। अगर ब्राजील की बात करें तो सेकंड नंबर पर है 6 लाख केसेज के साथ। इंडिया भी तेजी से, यहाँ पर इंडिया में तेजी से केसेज की संख्या बढ़ रही है और 2,26,000 केसेज हो गए हैं। दिल्ली में 26,000 केसेज हो गए हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें हम तो महाराष्ट्र में अकेले 80,000 केसेज हैं एंड तमिलनाडु में 28,000, गुजरात में 19,000 एंड राजस्थान में 9,000 केसेज हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है चालू वित्त वर्ष में नई योजनाओं पर रोक। तो यहां पर कहा गया है कि जो भी चालू वित्त जो नई योजनाएं वो नहीं लाई जाएगी, क्योंकि कई बार पैसा जो गवर्नमेंट का है वो ज्यादा जाता है उसमें। लेकिन जो नई जो योजनाएं जो कोरोना पैकेज के तहत लाई गई है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसके तहत 5 kg लोगों को अनाज दिया जा रहा है, 1 kg दाल दी जा रही है, साथ में 40 लाख का क्या किया जा रहा है, 40 लाख का जो भी मेडिकल के लोग हैं उनका क्या किया गया है, बीमा किया गया है, और जनधन अकाउंट में 500 रुपए दिया गया है इसके तहत। तो ये सभी प्रावधान किसके तहत किए गए हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और आत्मनिर्भर भारत योजना वो भी जारी रहेगी। इसमें कैसे जो हम एमएसएमई सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर और डिफरेंट जितने भी सेक्टर है, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, एनबीएफसी हो, उन सभी को कई तरह की सुविधाएं दी गई है। और कैसे हम इंडिया में ही प्रोडक्शन बढ़ा सके, ये दोनों जो योजनाएं हैं वो जारी रहेगी। लेकिन नई योजनाएं अभी मंजूर नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि अभी प्रेजेंट में जो व्यय है वो काफी हो गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसके तहत काफी मात्रा में पहले से ही योजनाएं चल रही है। यहां पर जो सेकंड न्यूज है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, सीमाओं पर तनाव खत्म करने हेतु तैयार हुए भारत और चीन। तो यहां पर जो सीमा है तो हमने देखा था कि एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, पिछली जो कई दिनों से हम इससे मैप पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको मैप अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई नए लोग जुड़े हों तो पिछले डेट्स के 2-3 दिन पहले की जो न्यूज है लगातार उन पर जाकर आप मैप के द्वारा इंडिया और चाइना का जो प्रॉब्लम हो समझ सकते हो। एक मैंने 7 मिनट का वीडियो भी डाला है, उसमें भी मैंने अच्छे से डिस्कशन किया है कि इंडिया और चाइना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ, उसमें ये है कि कहां कहां प्रॉब्लम चल रही है। तो यहां पर एलएसी पर जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके बारे में यहां पर डिस्कशन किया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यहां पर समझेंगे कि यहां पर पहले भी प्रॉब्लम हुई थी कि ये हालात अब नियंत्रण करना है। जैसे वर्ष में 2017 में डोकलाम में जहां पर क्या हुआ था, स्टैंड ऑफ, सेम कंडीशन ऐसे हुई थी, लगातार लगभग 73 डेज तक क्या चला था, बेहद तनावग्रस्त इन दोनों देशों की क्या थे संबंध। तो उसी को लेकर अब एक नया जो बातचीत है वो स्टार्ट होगी इंडिया और चाइना के बीच में, क्योंकि पूर्वी लद्दाख का जो एरिया था हमारा, जो हमने मैप के द्वारा कई बार देखा है, गोलन क्षेत्र में चाइना की सेना ने 1 माह तक घुसपैठ कर रखी है। और रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह ने स्वीकारा है कि काफी मात्रा में जो सैनिक हैं वो एलएसी पार कर इंडिया में आ गए हैं। तो ये हमने कई बार इस पर बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है। तो अभी प्रेजेंट में क्या होगा, एक बातचीत होगी दोनों देशों के बीच में। और 2008 में मोदी साहब और सिंजिंग के बीच में एक अनौपचारिक बातचीत हुई थी वुहान, जिसको क्या बोलते हैं वुहान समिट, जो सिटी है कहां पर, चाइना में। तो वहां पर भी बात हुई थी। साथ में यहां पर जो इंपॉर्टेंट है, अगर मैप के द्वारा हम देखें यहां पर, तो मैप से हमने पहले कई बार इस पर डिस्कशन किया है, तो आप जरूर वहां पर जाकर देख सकते हो। यहां पर लौटे प्रवासी कामगारों के लिए राज्य को बतानी होगी योजना, मीन्स राज्य क्या क्या काम देंगे, क्योंकि जो भी लोग लौटे हैं उनके लिए तो ये काम रहेगा सुप्रीम कोर्ट का। और ये बहुत अच्छा काम है कि उनके लिए क्या योजना रहेगी ताकि उनको काम मिल जाए अपने राज्य में, ये इंपॉर्टेंट है। सिविल सेवा की परीक्षा 4 अक्टूबर को होगी, तो हमको पता है कि पहले, और जो साक्षात्कार है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि अब 4 अक्टूबर को एग्जाम होगी सिविल सर्विसेज की प्रिलिमिनरी एग्जाम। सुरक्षा परिषद में विवादों के हल पर भारत का होगा जोर।
यहां पर पेज नंबर 3 पर हम पढ़ेंगे कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में सदस्यता दी जा रही है। तो ये हम देखेंगे। कृषि और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से संबंधित जो अध्यादेश जारी किया गया था, कृषि से संबंधित हमने एक दिखा था कि अध्यादेश, जिसके तहत अब किसान किसी भी राज्य में जाकर अपनी फसलें बेच सकता है। इंटर स्टेट, पहले जो इंटर स्टेट एक दूसरे राज्य में जाकर किसान फसलें नहीं बेच सकता था, वो सभी अब क्या हो जाएगा, खत्म। तो अब कहीं पर भी अपनी फसलें जाकर बेच सकता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए आज यहां फर्स्ट पेज पर कौन कौन सी कि नई जो योजनाएं हैं, तो हमको नई योजनाओं से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 2 योजनाएं याद रखनी है। एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, एंड सेकंड जो योजना है आत्मनिर्भर भारत योजना। दोनों योजनाओं के बारे में आप नाम याद रखोगे। यहां पर इंडिया और चाइना के बीच में जो प्रॉब्लम हुई थी, कहां पर, पूर्वी लद्दाख में, उसमें गोलान घाटी क्षेत्र था। उसके बाद जो पेंगोंग लेक थी, पेंगोंग तसो लेक, वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को जो लगातार जुड़े हुए हैं उनको इजीली समझ में आ रहा होगा। मैप के साथ हमने इसके ऊपर काफी डिस्कशन किया था। अगेन सेम न्यूज को क्या डिस्कशन करें, तो ये सभी समझ में आपके आ गया होगा। पेज नंबर 2 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। यहां पर दिल्ली से रिलेटेड, नेशनल कैपिटल से रिलेटेड न्यूज रहती है, तो हम इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। पेज नंबर 3 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सुरक्षा परिषद, हमको पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं। 10 नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो यहां पर सुरक्षा परिषद में जो 5 मेंबर हैं परमानेंट, उसमें है चाइना, यूएसए, रसिया, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 मेंबर जो है वो परमानेंट रहते हैं। और अगर हम बात करें नॉन परमानेंट जो मेंबर है 10, वो कैसे चुने जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर जो टोटल यूनाइटेड नेशन में सदस्य रहते हैं 193, इसमें से ग्रुप बना दिए गए 5 ग्रुप, और उन 5 ग्रुपों को सीटें अलॉट कर दी गई उनकी संख्या के आधार पर। तो यहां पर अगर हम एक ग्रुप की बात करें तो उसमें 55 देश हैं, वो है इंडो पैसिफिक ग्रुप। इंडो पैसिफिक मीन्स जो हमारा हिंद प्रशांत महासागर है वो ग्रुप है, जिसमें 55 देश शामिल है आउट ऑफ 190 कंट्रीज, और उसमें भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है और चाइना भी। तो ऐसे ग्रुप बन जाते हैं। अब जब सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की जब बात आती है तो क्या होता है, यूनाइटेड नेशन के जो 193 कंट्री है उसके ग्रुप बने हुए हैं, जो 5 ग्रुप हैं। तो यहां 55 देशों का जो ग्रुप है उसमें से इंडिया खड़ा हुआ है इस बार चुनाव लड़ने के लिए। पहले यहां पर अनुमति लेनी पड़ती है, तो यहां पर अनुमति मिलना जरूरी है। सारे देश अनुमति दे दिए हैं कि इंडिया को इस बार दावेदारी देंगे, और जब इंडिया खड़ा हो जाता है तो फिर उस पर वोटिंग होती है यूनाइटेड नेशन में। 193 जो कंट्री हैं वो क्या करेंगे, वोटिंग, और इसमें 2/3 बहुमत जिसको मिल जाएगा तभी जाकर इंडिया इसमें बनेगा क्या, अस्थायी सदस्य। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी तौर पर सदस्य बन जाएगा इंडिया। 2021 और 2022 के लिए इंडिया क्या बनेगा, अस्थायी सदस्य। तो ये जो कार्यकाल रहेगा इंडिया, वो जनवरी 2021 से अस्थायी सदस्य के रूप में इंडिया स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें कहा है कि इंडिया का जोर जो रहेगा वो क्या रहेगा कि आतंकवाद जितना भी है और कैसे एक तरह से जो भी प्रॉब्लम है पूरे संसार की, जो मेन प्रॉब्लम्स है, उन सभी को आगे रखेगा। ये सभी बातें इंडिया का। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। यहां पर जो है हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कोरोना इलाज की खर्च सीमा तय करने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आयुष्मान भारत की दर, आयुष्मान भारत में क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो जिनके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है उनसे 4,000 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि जिनके पास कार्ड नहीं है उनसे 50,000 रुपए यहां पर वसूली की जा रही है। ये न्यूज द हिंदू में भी आई है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा है कि क्या जिन लोगों के पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, क्या उन लोगों का सेम उसी रेट पर 4,000 में इलाज नहीं हो सकता क्या, ये पूछा है प्राइवेट हॉस्पिटल से। तो यहां पर समझना, आयुष्मान भारत ये जो योजना है उसके तहत क्या है कि हर फैमिली को 5 लाख रुपए का क्या दिया जाता है, 5 लाख रुपए पर ईयर क्या दिया जाता है, सहायता दी जाती है। किसके तहत, आयुष्मान भारत के तहत। सेंट्रल गवर्नमेंट ये पूरी सहायता देती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। और यहां पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। आरोग्य जो सेतु ऐप है इसके बारे में हमने पहले ही देखा था कि आरोग्य सेतु ऐप जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा लाया गया है आरोग्य सेतु ऐप। और इसमें क्या है, हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं आरोग्य सेतु ऐप में। इसमें क्या होता है, अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है तो अन्य किसी व्यक्ति के भी आरोग्य सेतु ऐप है, तो आपस में वो डाटा को क्या करते थे, शेयर कर देते हैं। अगर आपके आसपास कोई आरोग्य सेतु ऐप वाला व्यक्ति
कभी आपके आसपास आया और उसको कोरोना हो रखा है तो आपको उसका अलर्ट मिल जाएगा कि आप कितने % कोरोना के चांसेज आपके होने की। इसीलिए आरोग्य सेतु ऐप में थोड़ा सा प्राइवेसी का भी प्रॉब्लम है कि किसी व्यक्ति की प्राइवेसी यहां खराब हो सकती है। यहां पर पेज नंबर 4, यहां पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। बस याद रखना कि पहली बार हमारे एक दिन में 10,000 से ज्यादा मामले आ गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी को अनुरोध है कि कृपया अब जब जैसे लॉकडाउन हटा है तो सोच रहे हैं सब थोड़ा लॉकडाउन हटा है, थोड़ी छूट मिल गई है तो मीन्स कोरोना चला गया है, लेकिन सबसे जो मेन स्टेज अभी चल रही है कोरोना की, और हमने पहले भी बात की थी कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, मीन्स भीड़ भाड़ में से कोई एक लोग था जो इसमें से निकल गया कई लोगों को कोरोना करते हुए, और लोगों को पता ही नहीं है और बाद में उनको पता लग रहा है कि अब हमें भी कोरोना हो चुका है, तो वो था कोरोना। ये सभी इंपॉर्टेंट है। यहां पर पेज नंबर 5 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। पेज नंबर 6 हम देखेंगे। पेज नंबर 6 पर हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है? ये है HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि ये जो दवाई है वो मलेरिया के उपचार में काम आती थी। ये दवाई जो है मलेरिया के उपचार में काम आती थी, लेकिन कई तरह के इसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए कि ये दवाई अच्छी नहीं है, ये कोरोना वायरस को नहीं रोक सकती, कोरोना वायरस के लिए जब इसको उपयोग किया जाता तो कई तरह के गलत प्रभाव आ सकते हैं, ये सभी। तो इसीलिए कई जो विशेषज्ञ इस पर सवाल उठा रहे थे उन्होंने अपना दावा वापस लिया है। लेकिन हमारे लिए जो HCQ है वो इंपॉर्टेंट है कि वो किसकी दवाई है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हमेशा याद रखोगे, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां पर पेज नंबर 7 पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है अब जो चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था, मैं फिर बोल रहा हूं कि एक इस पर वीडियो पिछले कम से कम 5 से 10 दिन से हम लगातार इस न्यूज पर डिस्कशन कर रहे हैं अच्छे से, और मैंने 7 मिनट का वीडियो बनाया जिसमें मैप के द्वारा आप समझ सकते हो कि कहां पर प्रॉब्लम चल रही है। तो इसके ऊपर हमने कई बार बात की है कि LAC पर प्रॉब्लम चल रही है, जो गोलान घाटी है, सिंजियांग जो पेंगोंग लेक है वहां पर प्रॉब्लम है, तो वो सब अभी हमने देखा था। उसके बाद हॉट स्प्रिंग या जो दौलत बेग ओल्डी है वहां पर हमने देखा था उसको कि कहां पर है, सब जगह। उसके बाद हमने नाकुला रीजन देखा था सिक्किम का, कि सिक्किम के नाकुला रीजन में भी स्टैंड ऑफ चला हुआ है, वो सभी हमने देखा था। तो हमारे लिए मेन जो पॉइंट है केवल वही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप यहां से अच्छे से समझ सकते हो। चीन सीमा पर नेलांग में हिम प्रहरियों की चौकसी नगर कोई काम का नहीं है, नो नीड टू रीड, यहां पर कोई मतलब नहीं है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा याद रखना कि एम्फन तूफान कहां आया था। यहां पर अगर हम मैप करें तो बंगाल की खाड़ी, यहां अरब सागर से जो तूफान उठा था वो कहां, महाराष्ट्र और गुजरात को प्रॉब्लम किया था, जिसका नाम था निसर्ग। और यहां पर जो अभी प्रेजेंट में तूफान उठा है वेस्ट बंगाल की खाड़ी से, उसने कहां प्रॉब्लम की थी, हमारा जो उड़ीसा है वेस्ट बंगाल है वहां पर। तो ये दोनों, इसका नाम क्या था, एम्फान। तो इससे हमारे देश को कई तरह का नुकसान होता है, जानमाल की हानि होती है, और उसी के अनुसार इन्होंने दौरा करेगी, उसके अनुसार फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सहायता भेजेगी किसको, स्टेट गवर्नमेंट्स को। पेज नंबर 8, यहां पर आत्मनिर्भरता का अभियान, जो आत्मनिर्भर भारत जो हमने स्टार्ट किया है एक प्रोग्राम, तो उसमें क्या है कि हमारी जो योजना है वो है कि हमारे यहाँ देश में ही हम उत्पादन करें वस्तुओं का, क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो कैसे हम इसके लिए करें, तो इसके लिए हमको रिसर्च और डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, अच्छी लोगों को जो है एजुकेशन वो मिले, उससे हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है। और यहाँ गवर्नमेंट जो मोदी जी है उन्होंने कहा था वोकल फॉर लोकल, मीन्स वोकल का मतलब होता है बोलना और लोकल मतलब स्वयं का जो घरेलू है, मीन्स हमारी यहाँ वस्तु है उनको हम फैलाएं पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए इसको बोलते हैं लोकल फॉर, मीन्स वोकल फॉर लोकल। ये जो इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय सक्षम सत्ता की महत्ता, मीन्स एक सक्षम केंद्रीय सत्ता मीन्स सरकार का होना बहुत जरूरी है राज्यों में। अदरवाइज जब अगर केंद्र में गठबंधन की सरकार आती है तो डिसीजन सही से नहीं ले सकती, कई बार राज्यों में प्रॉब्लम रहती है। और ये हमने कब देखा, अभी हमने जस्ट यहां देखा कि कैसे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कई बार थोड़ी झुटपुट भी हुई, कई बार जैसे दीदी है उसने कहना नहीं माना था, लेकिन उसके बाद भी आपस में इन्होंने मिलकर अच्छे से काम किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये हमारा जो फेडरलिज्म है, जो हमारा संघवाद है, उससे रिलेटेड ये क्या है पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो हमारे लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि समवर्ती सूची में आइटम 23 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में संक्रमण रोकने, मनुष्य, पशु या वनस्पति में प्रभावित करने वाली विषाणुओं की रोकथाम के लिए कानून बना सकता है। और इसी के तहत
क्या बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? आपदा प्रबंधन अधिनियम कानून, आपदा प्रबंधन अधिनियम कानून। तो समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। तो इसीलिए याद रखना कि कैसे ये काम कर सकता है। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों को जो मिलता है वो क्या है कि यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि डीएमए के अलावा एपिडेमिक डिजीज एक्ट में भी किसी महामारी के नियंत्रण के लिए केंद्र के पास शक्तियां है, तो वो राज्यों को कह सकती है कि आप ऐसे ऐसे करोगे। अगर राज्य उसका कहना नहीं मानते हैं तो फिर केंद्र सरकार उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर सकती है। नए सिरों से तय होगी स्कूल की भूमिका। यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसको पढ़ के छोड़ सकते हो कि क्या हो सकता है नए सिरे से तय होगी स्कूल की विद्यार्थी जीवन को सिलेबस आधारित रटंत परीक्षा के चंगुल से मुक्त कराना। तो आप सभी स्टूडेंट हो, आप अच्छे से बता सकते हो कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। जो जो आपको पॉइंट्स लगते हैं वो सब यहां लिखे हुए हैं। आबादी के असंतुलन का खतरा, तो जनसंख्या बढ़ रही है, इसको कैसे ठीक करें, ये सब आप एक बार पढ़कर छोड़ सकते हो। अंतरिक्ष में निजी उड़ान की भविष्य, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हमने देखा था कि स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी, उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक सफलतापूर्वक क्या भेजा है, अपने अंतरिक्ष यात्री। तो 3 अंतरिक्ष यात्री यहां भेजे हैं, इसीलिए ये प्राइवेट कंपनी थी, इसलिए कहा गया कि अंतरिक्ष में निजी उड़ान का भविष्य मींस आगे आने वाले समय में अंतरिक्ष में जो प्राइवेट लोग हैं वो जा सकते हैं। जो अंतरिक्ष जो हम कह सकते हैं कि अंतरिक्ष का जो एक टूरिज्म है, अंतरिक्ष में टूरिज्म, वो वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 1967 में अपोलो पहली बार गया था, जिससे पहली बार कोई इंसान चंद्रमा, उसके बाद कोई इंसान चंद्रमा पर नहीं भेजा गया। कहां? अपोलो। तो चंद्रमा पर पहली बार रसिया का विमान उतरा था, ये थोड़ा सा याद रखना। स्पेस एक्स एलन मस्क के द्वारा अमेरिका में उनका रॉकेट जो है फाल्कन रॉकेट, तो इनके बारे में आपको ज्यादा याद नहीं रखना, आपको सिर्फ स्पेस एक्स और ये एक प्राइवेट कंपनी थी और इससे स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और इंडिया गवर्नमेंट ने भी आत्मनिर्भर भारत के तहत ये कहा है कि हम प्राइवेट जो मेंबर हैं, प्राइवेट जो संस्थाएं, उनको हम अलाउ करेंगे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ताकि वो भी इस तरह के जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कर सकें। सामाजिक प्रजातंत्र का भाव जरूरी, संविधान में राज्यों के नागरिक, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो। बस इतना सा है कि सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कैसे जितने भी लोग थे जो कोरोना वायरस के समय लॉकडाउन हुआ, गरीब थे, एक राज्य से छोड़ के दूसरे राज्य में जा रहे थे, तो लोगों को हेल्प करनी चाहिए थी और आगे बढ़कर, तो ये सभी उन्होंने कहा है। यहां पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा आईएमएफ का ध्यान रखना कि आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये दूसरे देशों को क्या देता है? फंड देता है ब्याज पर। लेकिन याद रखना कि आईएमएफ केवल और केवल इसके सदस्य देशों को ही केवल ब्याज पर पैसा देता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। कोलकाता से आगरा, यहां पर और हमारे लिए कोई ऐसी न्यूज नहीं है कि इन सभी के बारे में हम पढ़ाएं कि नए ऑर्डर के साथ घूमने लगेगा एमएसएमई का पहिया। एमएसएमई के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको किस आधार पर बांटा जाता है, निवेश कितना हो रहा है इनमें, निवेश कितना हो रहा है और इनमें कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, उस आधार पर माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो उद्योग है उनका क्या किया गया, वर्गीकरण। हमने कई बार पहले इसको डिस्कशन किया है। अगर पेज नंबर 11 पर देखें तो यहां पर अमेरिका में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी। मींस अमेरिका में एक व्यक्ति मारा गया था जो जॉर्ज फ्लॉयड था, उसके विरुद्ध में यहां पर क्या चल रही है, पूरी यहां पर क्या चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कैसे एक व्यक्ति को मार देने के बाद नस्लवाद जो था, तो नस्लवादी थोड़ी सी हिंसा माना जाता है इसको, लेकिन पुलिस हिरासत में माना जाता है। स्पेशली नस्लवाद कब माना जाता है इसको, कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार दे नस्लवाद के आधार पर। लेकिन ये तो पुलिस हिरासत का मामला था, कोई और रीजन भी हो सकता है। यहां पर वैक्सीन अलायंस बन रहा है कि वैक्सीन के लिए अलग अलग देश क्या करेंगे, अलायंस करेंगे, में से ग्रुप बनाएंगे और यहां पर फंड देंगे, ताकि इंडिया ने भी क्या कहा है, वैक्सीन अलायंस में मदद देने का भारत ने किया वादा। मींस यहां पर अब कई देश जो मिलकर एक फंड बना रहे हैं जिसका पैसा वैक्सीन निर्माण के लिए साइंटिस्ट के पास पहुंच रहा है, उसमें इंडिया भी अब भागीदारी करेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना, और हमारे लिए यहां से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो थियानमन चौक नरसंहार है, ये मैंने कल आपके बताया था कि कैसे 1989 था, 4 जून 1989 को कई लोग जो रसिया में थियानमन चौक नाम की एक घटना है, वहां पर कई लोग खड़े थे जो लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सामने से जो टैंक थे आर्मी के, चाइनीज आर्मी के, वो टैंक चढ़ा दिए गए और इसमें कई लोग मारे गए। तो ये पूरा था केस
1989 का, कहाँ का, चाइना का, जो बहुत ज़्यादा चाइना का इसमें काफ़ी मात्रा में बुराई की गई थी, लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया था कि ये बहुत गलत काम है। तो ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां पर इससे ज़्यादा हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जिसका हम डिस्कशन करें। तो आज न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट आई नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। पेज नंबर 13 पर जो हमको याद रखना है कि 5 वर्षों में देश में विकसित किया जाएंगे जो 20 नगर वन। यहां पर क्या है कि जो शहरी नगर वन योजना है, शहरी वन योजना, उसके तहत इनको विकसित किया जाएगा ताकि यहां पर बहुत मात्रा में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो ये जो पर्यावरण है उसके आधार पर अभी हाल ही में जो 5 जून है उसमें ये सब घोषणाएं की गई है कि कैसे हम नगर वन बनाएंगे, कि ज्यादा मात्रा में हम क्या करेंगे, पेड़ पौधे नगरों में लगाएंगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है UNCCD, ये याद रखना, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फॉर कन्वेंशन ऑन UNCCD, एक मिनट, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD मींस कैसे हम मरुस्थलीकरण उसको कैसे रोकें, उसके लिए यूनाइटेड नेशन का एक कन्वेंशन था UNCCD। तो इसके बारे में भी आप याद रखोगे। जो केरला में एक अथिनी मारी गई थी, जिसको बम, जो पटाखे थे वो खिला दिए गए थे पाइनएप्पल के द्वारा, पाइनएप्पल में डालकर, वो एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हो सकता है कि केस में आगे सुनवाई होगी। तो ये सभी आगे आएगा कि एक अथनी थी जो गर्भवती थी, उसको कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर क्या खिला दिया, एक पाइनएप्पल खिलाया और उसमें पटाखे डाले हुए थे, फायरवर्क। तो वो सभी के कारण वो मारी गई। तो उसके बारे में अब यहां किया जाएगा। दिल का कमजोर होता है काला हिरण, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट हमारे लिए, यहां पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 मिनट में होगी प्रदूषित तत्वों की पहचान, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उन सभी का हमने डिस्कशन किया, जिसमें थियानमन चौक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज जो न्यूज है उसके बारे में आपको याद क्या क्या रखना है कि जो थियानमन चौक है वो कहां, यहां पर एक तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं, बस यहां याद रखना कि यूएनसीसीडी से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर कम्बैट डेजर्टिफिकेशन मींस मरुस्थलीकरण को कैसे रोके, इसके लिए ये है। यहां पर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमको कोई न्यूज याद नहीं रखनी है। यहां पर केवल इतना सा याद रखना कि अमेरिका में जो प्रॉब्लम हुई है नस्लवाद, तो यहां से एक क्वेश्चन, एक पॉइंट आप डाल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। यहां पर हमारे लिए अंतरिक्ष में कैसे निजी उड़ाने आगे आने वाले टाइम में इंडिया को भी ध्यान देना चाहिए। और यहां पर जो है कि कैसे जो आर्टिकल, जो एक्ट है कि किस एक्ट के तहत केंद्र सरकार को ये कहने के लिए हक है राज्यों को कि आप ऐसे काम करोगे, अगर उस टाइप से काम नहीं करेंगे तो उनको, उनकी सरकारों को हटा भी सकता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पर एम्फन जो तूफान था इसके बारे में हमने बात की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ये सारा जो केस स्टडी है ये हमने पहले ही 2-3 दिन से लगातार स्टडी कर रहे हैं मैप के द्वारा। पेज नंबर 6 पर HCQ मींस जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, इस दवा का नाम याद रखोगे केवल और केवल, और बाकी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 5 नॉट इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 3 पर हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल देखा था, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना जाएगा 17 जून को, और इसका कार्यकाल रहेगा 2021 और 2022, 2 साल। तो जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका अस्थायी मेंबर इंडिया बनने जा रहा है। पेज नंबर 2 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी। पेज नंबर, यहां पर प्रवासी जो क्या योजनाएं बनाएंगे, जो प्रवासी लौटे हैं दूसरी जगह से, सिविल सर्विस जो एग्जाम थी 4 अक्टूबर को होने वाली है उससे संबंधित, और यहां पर 2 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना, उन सभी के बारे में आप ध्यान रखोगे। सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए तैयार हुए चीन और नेपाल, इसका आप जरूर वीडियो देखना 7 मिनट वाला। तो ये सभी न्यूज थी आज हमारी जिनका हमने डिस्कशन किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।